इस वीडियो में हम टॉपिक 1.2 मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एम्बर रब्ड विथ वुल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू थैलमस ऑफ मिलेटस। मीन्स इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हिस्टोरिकली मीन्स हिस्टोरिकली मतलब इतिहास में जब ये खोजा गया था, किस चीज़ की खोज हुई थी। देखो, वहाँ पर एक इंसान था जिसका नाम था थेल्स। थेल्स जो है वो एक इंसान का नाम है और मिलिटस जो है वो एक जगह का नाम है। तो थेल्स ऑफ मिलिटस मीन्स मिलिटस का जो थेल्स था, मतलब थेल्स जो इंसान था, उसने क्या खोज किया, तो उसने इस फैक्ट की डिस्कवरी की, मतलब इस सच्चाई की खोज की कि जब एम्बर जो होता है, एम्बर एक कुछ क्लॉथ टाइप होता है, जो भी एम्बर एक सब्सटेंस होता है। तो एम्बर जो होता है, ये मान लो कि एम्बर है, तो एम्बर को जब रब्ड किया जाता है वूल और सिल्क क्लॉथ के साथ, ये जो हुआ ये हुआ वूल या फिर सिल्क क्लॉथ। तो वूल और सिल्क क्लॉथ के साथ जब रब किया जाता है तब, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब हम, एक सेकेंड, जब हम इन दोनों को रब करेंगे, रब करने का मतलब होता है कि इन दोनों के एक दूसरे से रगड़न खाना। तो इन दोनों को जब रब करेंगे एक दूसरे से, तो रब करने के बाद ये जो एम्बर है, ये वाला जो एम्बर है, ये मान लो अब एम्बर रब किया हुआ एम्बर है, मान लो अब यहाँ पे ये जो बना रहे हैं ये एक रब किया हुआ एम्बर है। तो रब किया हुआ एम्बर को अगर किसी लाइट ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे, मीन्स कोई हल्का ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेपर का पीस हो गया छोटा छोटा, वो हल्का ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके पास जब लेके जाएंगे तो ये दोनों जो है वो तो ये जो एम्बर है वो उस पेपर पीस को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब कि अपनी ओर आकर्षित करेगा। थेल्स यहाँ पे लिखा गया है मिलिटस ग्रीस अराउंड 600 BC, मतलब ये बात उन्होंने कब पता लगाई थी, अराउंड 600 BC के करीब। देन है कि द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। मीन्स क्या बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी नेम है, इलेक्ट्रिसिटी नेम आया कहाँ से, तो इलेक्ट्रिसिटी नेम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा ग्रीक वर्ड, तो इलेक्ट्रॉन से आया है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रीक में, इसका मतलब क्या होता है, तो ग्रीक में इसका मतलब एम्बर होता है। Many such pairs of materials were known which on rubbing could attract light objects like a straw, pit ball and bits of paper। मतलब क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे पेयर ऑफ मटेरियल्स होते हैं, मतलब पेयर ऑफ मटेरियल मतलब दो मटेरियल का पेयर ऑफ मटेरियल्स होते हैं, जिनको एक दूसरे से अगर रब किया जाए तो क्या करेंगे कि वो लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब हल्के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हल्की चीज़ें होती हैं, उन्हें वो अट्रैक्ट करते हैं। और हल्की चीज़ें कौन कौन सी हल्की चीज़ें हो गई, उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया या फिर पिट बॉल, मतलब छोटा सा एक बॉल हो गया, बहुत छोटा सा बॉल हो गया, या फिर बिट्स ऑफ पेपर मीन्स पेपर का ऐसे जो टुकड़ा होता है वो बिट्स ऑफ पेपर। देन क्या कह रहा है कि यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी जो है कि लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने वाला जो एक्टिविटी है उसको आप घर पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे बताया गया है। तो क्या बोला गया है कि कट आउट लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वाइट पेपर एंड टाइटली आयरन देम। मतलब कि एक वाइट स्ट्रिप ऑफ पेपर, मतलब वाइट पेपर को ऐसे कट कर लेना है, स्ट्रिप को कट कर लेना मतलब लंबा से एक स्ट्रिप कट कर लेना है। उसके बाद उसको क्या करना है, टाइटली आयरन कर देना है, मतलब इसके ऊपर से क्या करना है, आयरन कर देना है। देन उसके बाद क्या कह रहा है, टेक देम नियर अ टीवी स्क्रीन और मॉनिटर, यू विल सी दैट दिस स्ट्रिप गेट अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन। मतलब क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रिप ऑफ पेपर ले लो,
उसको पहले आयरन कर दो, मतलब ये आयरन हो चुका है। अब आयरन करने के बाद क्या करना है कि एक टीवी स्क्रीन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन जो भी है, ये टीवी स्क्रीन मान लो, तो इसके पास अगर लेके जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो टीवी स्क्रीन है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा इसे, तो अट्रैक्ट करेगा। इन फैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर अ व्हाइल। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ समय के लिए ये जो पेपर यहाँ पर लेके जाया गया था, ये जो पेपर लेके जाया गया था, थोड़े समय के लिए यहाँ पर ये चिपक जाएगा, बस थोड़े से समय के लिए। देन है कि it was observed that if two glasses rod rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. Means क्या बोल रहा है कि it was observed that if two glass rod rubbed with, मतलब मान लो कि brought to close each other, they repel each other। अच्छा ठीक है, मतलब ये ऑब्ज़र्व किया गया, ये देखा गया कि अगर दो ग्लास रॉड लिया जाए, मान लो ये एक ग्लास रॉड है और ये दूसरा ग्लास रॉड है, तो देखो जब दो ग्लास रॉड लिया गया और उसको रब किया गया ऊल के साथ या फिर सिल्क के साथ, क्या किया गया, ऊल के साथ सिल्क के साथ, बॉट क्लोज टू ईच अदर, मीन्स या तो ऊल ले लो या फिर सिल्क ले लो, तो हम लोग को दोनों में से कुछ एक ही लेना होगा। तो मान लेते हैं कि ऊल ले लेते हैं, ये मान लो ऊल है, ऊल मतलब ऊन वाला कपड़ा होता है, और ये जो है वो रॉड है, ये दोनों। तो अब इन दोनों को रब कर दिया गया। तो रब करने के बाद जब इन दोनों रॉड को जब एक दूसरे के पास लाया गया, रब करने के बाद पास लाया गया, तो देखा गया कि ये दोनों जो रॉड है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब एक दूसरे को दूसरी डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, दूर जाने के लिए कह रहा है, आकर्षित नहीं बल्कि रिपेल कर रहा है। तो इस तरह का कुछ देखा गया। देन है कि the two strand of wood or two pieces of silk cloth with which the rod are rubbed also repel each other। मतलब जो दो ऊल से जिससे कि रब किया गया था, या फिर जो दो सिल्क क्लॉथ जिससे कि रब किया गया था, ये दोनों भी क्या करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। However, the glass rod and wool attract each other। हालांकि जो ग्लास रॉड मीन्स जो ग्लास रॉड था और ये जो ऊल था जिससे कि रब किया गया था, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। Similarly, two plastic rods rubbed with cat fur repelled each other but attract the fur। उसी तरह से अगर दो प्लास्टिक रॉड लिया जाए और उसको रब किया जाए, किसके साथ, उसको रब किया जाए कैट के फर के साथ। ये रॉड है, ये कैट का फर है, ये कैट का फर है, इन दोनों से किया जाए तो ये दोनों जो रॉड होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये दोनों जो फर होंगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर जो फर और जो रॉड होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि ऑन दी अदर हैंड प्लास्टिक रॉड, एंड ये तो मैंने बता दिया, ये भी हो चुका है। इफ़ द प्लास्टिक रॉड रब्ड विद दिस फर इज टू made to touch a small pit ball suspended by the silk or nylon thread, then the ball repel each other। मीन्स क्या कह रहा है कि इस तरह से ऐसे सस्पेंड कर दिया जाए, यहाँ पे दो बॉल लिया जाए और दोनों को क्या किया जाए कि किससे दोनों को कैट फर से अगर क्या बोलते हैं, दोनों को कैट फर से अगर रब कर दिया जाए तो ये दोनों जो बॉल होंगे वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर की तरफ ऐसे रिपेल करेंगे। देन उसके बाद है कि अ ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट अ पिट बॉल टच विथ अ ग्लास रॉड अट्रैक्ट विद द पिट बॉल टच विथ अ प्लास्टिक रॉड। हाँ, मतलब अलग अलग, मतलब एक को अगर रब करते हैं प्लास्टिक रॉड से और दूसरे को रब करते हैं कैट फर से, तो ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसके बारे में बताया गया है।
देन इसके बाद लिखा गया है कि दीज सीमिंगली सिंपल फैक्ट वर इस्टेब्लिश फ्रॉम ईयर ऑफ एफर्ट एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर एनालिसिस। मतलब ये सब जितना भी ऊपर बताया गया वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया या फिर एनालिसिस करके देखा गया, तभी ये सब ऊपर जितना भी बताया गया था वो बताया गया है। Then it is conducted after many careful studies by different scientists that there were only two kind of an entities is called electric charge। मतलब बहुत सारा जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद उसका कंक्लूज़न निकला, और कंक्लूज़न क्या निकाला गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो ही होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। मतलब ये जो है वो पूरा कंक्लूज़न निकाला गया। We say that the body is like glass और plastic rod for ये सब, और क्या होता है इलेक्ट्रीफाइड। मतलब ये सब क्या होता है, जैसे कि बॉडी वहाँ पे ग्लास रॉड यूज़ किया जा रहा था या फिर प्लास्टिक रॉड यूज़ किया जा रहा था या फिर सिल्क यूज़ किया जा रहा था, फर यूज़ किया जा रहा था। तो ये सब जो भी हो रहा था ये रब करने पे एक दूसरे से जब इसे रब कर रहे थे तो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा था। इलेक्ट्रीफाइड करने का मतलब कि चार्ज प्रोड्यूस हो जा रहा था दोनों पे कुछ ना कुछ। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। हाँ, मतलब कि जब रब कर रहे थे एक दूसरे को तो उससे क्या आ रहा था कि दोनों पे ही कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जा रहा था। दिस एक्सपेरिमेंट ऑन पिटबॉल सजेस्टेड दैट देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वी फाइंड दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि देखो, ये जितना भी एक्सपेरिमेंट किया गया उससे ये भी पता चला कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस कहने का मतलब एक जैसा चार्ज है, जैसे ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, एक सॉरी मीन्स ये दोनों क्या है, एक जैसी चार्जेस है, दोनों पर ही पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और साथ ही साथ अगर अनलाइक चार्जेस है मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्जेस है, तो ये इसमें क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। The experiment also demonstrated that the charge are transferred from the rod to the pit ball on the contact। मतलब एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चला कि जब रॉड या फिर किसी पिट बॉल को एक साथ रखते हैं, एक साथ रखें, मान लो कि ये चार्ज्ड है और ये जो है वो अनचार्ज्ड है, पर जब एक दूसरे के साथ रखेंगे तो इसका जो चार्ज होगा वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब ये भी चार्ज हो सकता है। तो इस तरह का ये भी पता लगाया गया। इट इज़ सेड दैट पिट बॉल आर इलेक्ट्रीफाइड और आर चार्ज बाई कॉन्टैक्ट। मतलब कहा जा सकता है कि जैसे ही हमने कॉन्टैक्ट में लाया तो ये पहले तो अनचार्ज था, पर इसके कॉन्टैक्ट में आने के कारण ये भी क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्जेज। मतलब कैसे पता लगाएंगे कि दो चार्जेज अलग अलग है, तो उसका पोलैरिटी होता है, एक का पोलैरिटी पॉजिटिव होता है, दूसरा का पोलैरिटी नेगेटिव होता है, जिससे कि पता लगाया जाता है। देन उसके बाद है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क द रॉड एक्वायर वन काइंड ऑफ चार्जेस एंड द सिल्क एक्वायर द सेकंड काइंड ऑफ चार्जेस। मीन्स मान लो एक ग्लास रॉड है और दूसरा क्या है, दूसरा एक सिल्क क्लॉथ है, तो जब इन दोनों को एक दूसरे से रब किया जाता है तो रब करने के बाद इस पर एक अलग तरह का चार्ज आ जाता है, इस पर एक अलग, मान लो कि इस पर पॉजिटिव आया तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो इस तरह से चार्ज आ जाता है। दिस इज़ ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट डाटा रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। मतलब कि ये हर किसी के लिए ट्रू है कि दोनों पे अपोजिट चार्ज आएगा ही, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है। मतलब प्लास्टिक रॉड और कैट फर को भी ले लिया जाए तो प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्ज और कैट फर पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का चार्ज आ जाता है। नाउ इफ़ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज़ बॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सिल्क विथ विच इट इज़ रब्ड दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड को सिल्क के कांटेक्ट में लाया जाए, क्या किया जाए कि एक ग्लास रॉड है उसको क्या किया जाए, सिल्क के कांटेक्ट में लाया जा रहा है। ये जो है ग्लास रॉड वो इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब चार्ज्ड है, और जो सिल्क है विथ विच इट वॉज रब्ड, मतलब सिल्क है जिससे कि इसको रब किया गया था, उसके कांटेक्ट में लाया गया। तो ऑब्जेक्ट एज दे डू नॉट एज क्या बोल रहा है, Have they no longer attract each other। ओके, मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो
रब किया गया था ये चार्ज्ड है और ये जो रब किया गया था उसी के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाए इसी तरह से, तो थोड़े देर के लिए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पर कुछ देर बाद जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। They also do not attract or repel other light object as they do on being electrified। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया था तो लाइट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे अट्रैक्ट करता था, पर जब इनका इलेक्ट्रिफिकेशन ख़त्म हो जाता है, मतलब जब इन पे चार्ज जो आया था वो ख़त्म हो जाता है, तो चार्ज ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि ये किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब किसी भी हल्की चीज़ों को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद कहा गया है कि Thus the charge acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact। मतलब क्या बोल रहा है कि जो चार्ज हमें रबिंग से मिला था वो ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म हो जाता है? जब उससे किसी और बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। What we can conclude from this observation, मतलब जितना भी हमने ऊपर देखा इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या परिणाम निकाल सकते हैं? It just tell us unlike charge acquired by the object neutralize or nullify each other effect। मतलब ऊपर वाले से जितना भी पढ़ा हमने उससे ये कहा जा सकता है कि अनलाइक चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का अनलाइक चार्जेस हो तो ये क्या करता है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देता है, ये हमने जाना। Therefore, the charged are named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin। देखो, एक तो हमने जाना कि जो अनलाइक चार्जेस होता है, मतलब एक अगर A है और दूसरा अगर B है, तो ये दोनों क्या कर रहा है कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसी को देखते हुए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने दोनों चार्ज का नाम एक का पॉजिटिव रखा और दूसरे का नेगेटिव रख दिया। We know that when we add a positive number to a negative number of the same magnitude, the sum is 0। मतलब हम लोग जानते हैं कि एक नंबर है जैसे +5 और उसको -5 में ऐड करेंगे तो यहाँ से सम कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। By convention, the charge on glass rod or cat fur is called positive and on the plastic or silk rod is negative। मीन्स क्या बोल रहा है कि इससे ये भी पता लगाया गया कि मतलब बताया गया कन्वेंशन के साथ, कन्वेंशन मतलब इसको तय कर दिया गया कि जो ग्लास रॉड होता है या फिर जो कैट का जो फर होता है उस पर क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं जो प्लास्टिक रॉड होता है, ये जो प्लास्टिक का रॉड है या फिर जो सिल्क क्लॉथ होता है या फिर वुल जो होता है उस पर क्या होता है, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर चार्ज है, कोई भी चार्ज है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी तरह का भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, वैसे ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाइड कहेंगे या फिर चार्ज्ड कहेंगे। When it has no charge, it is said to be electrically neutral। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर कोई भी किसी तरह का भी कोई भी चार्ज नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहेंगे। देन आता है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मीन्स मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का यूनिफिकेशन, मतलब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक दूसरे को जोड़ा गया उसके बारे में पढ़ना है। In olden day, electricity and magnetism were treated as separate subject। मतलब पहले के दिनों में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को सेपरेट सब्जेक्ट माना जाता था, मतलब दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट माना जाता था, अलग अलग पढ़ा जाता था। इलेक्ट्रिसिटी डील विथ चार्जेस ऑन ग्लास रॉड, कैट फर, बैटरीज, लाइटनिंग etc। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है किससे डील करता है कि कितना चार्जेज है किसी ग्लास रॉड पे, कैट फर पे, बैटरीज, लाइटनिंग, ये सब के बारे में बताता है। वाइल मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेट, आयरन फीलिंग, कंपास नीडल etc। वही मैग्नेटिज्म जो होता है वो हमें किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, तो मैग्नेट्स के बारे में, आयरन फीलिंग के बारे में, कंपास का जो नीडल होता है वो कैसे मूव करता है इसके बारे में बताता है। In 1820, Danish scientist Ørsted found that a compass needle is deflected by passing an electric current through a wire placed near the needle।
मीन्स क्या बोल रहा है कि 80-20 की बात बताई जा रही है कि जो डैनिश साइंटिस्ट हैं जिनका नाम कि ऑरिस्टेड था, उन्होंने ये देखा कि जो कंपास का नीडल होता है, मान लो ये कंपास है और उसका जो नीडल है, ये जो नीडल होता है, डिफ्लेक्टेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर। मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे एक वायर है, ये क्या है, ये एक वायर है, और वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से पास करेंगे तो जब पास करने पे क्या उन्होंने देखा कि ये जो नीडल है वो अपने पाथ से, जैसे मान लो पहले ये नीडल ऐसे था तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे हो जाता है। तो उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया। Ampere and Faraday supported this observation by saying that electric charge in motion produce magnetic field and the moving magnet generate electricity। मीन्स क्या बोल रहा है कि एम्पियर और जो फराडे थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया। किन्हें सपोर्ट किया? डैनिश फिजिक्स जो अरिस्टेड थे उन्हें सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया? तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मतलब कोई भी जो चार्ज होता है, अगर वो मोशन में है, मतलब मूव कर रहा है, तो अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में है मतलब वो मूव कर रहा है, तो अगर वो मूव कर रहा है तो अपने चारों ओर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और जो मूविंग मैग्नेट्स होते हैं, मीन्स अगर कोई मैग्नेट है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। The unification was achieved when the Scottish physicist Maxwell and Dutch physicist Lorentz put forward a theory where they showed the interdependence of two subjects। मतलब देखो, ये जो यूनिफिकेशन था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, वो कब पूरी तरह से हो गया? तो ये तब पूरी तरह से हुआ जब जो स्कॉटिश फिजिस्ट मैक्सवेल थे और जो लॉरेंस थे, उन्होंने एक थ्योरी रखी। क्या रखी? एक थ्योरी रखी जिसमें उस थ्योरी में उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह से ये जो दो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इन्होंने जो नया पूरा थ्योरी निकाला उसमें जो फील्ड आता है उससे क्या कहते हैं, मतलब दोनों को जोड़कर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फिनोमिना अकरिंग अराउंड अस कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब ज़्यादातर जो फिनोमिना हमारे चारों ओर हो रहा है, मतलब ज़्यादातर जो घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही हैं, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से डिस्क्राइब किया जा सकता है। Virtually every force that we can think, like friction, chemical force between two atoms holding the matter together, and even the forces describing possessing occurring in the cell of the living organism have occurrence in the electromagnetic force। Electromagnetic force is one of the fundamental force of the nature। मतलब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हर जगह है। कहाँ कहाँ है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जैसे कि फ्रिक्शन मतलब घर्षण जो लगता है उसमें है। फिर उसके बाद केमिकल फोर्स जो होता है, मतलब दो एटम एक दूसरे से कैसे होल्ड किया हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ कैसे है, तो वहाँ पे एक केमिकल फोर्स है, तो वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स से ही उसका ओरिजिन होता है, इस फोर्स का भी। तो बहुत सारे जो फोर्सेस होती हैं उसका ओरिजिन, मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स से ही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एक फंडामेंटल फोर्स होता है नेचर का, जिससे कि और सारे फोर्सेस बनते हैं। Maxwell put forth 4 equations that plays same role in the classical electromagnetism and Newton equation in motion and gravitation plane mechanics। मतलब यहाँ पर बस सिंपल समझने वाली, यहाँ से यहाँ तक समझने वाली बात है कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। He also argued that light is electromagnetic in nature and its speed is found by making purely electric and magnetic measurement। मतलब उन्होंने ये भी बताया, मतलब मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। मतलब लाइट जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और लाइट का जो स्पीड है उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो उसको फाइंड किया जा सकता है अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मेजरमेंट को अच्छे से करें। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे कि किया जाता होगा। He claimed that the science of optics is intimately related to the electricity and magnetism। मतलब उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि जो ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, मीन्स लाइट का के बारे में जितना भी पढ़ते हैं, वो भी रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से।
The science of electricity and magnetism is the foundation of the modern technological civilization. मतलब हमारा जो modern technological civilization है, हम लोग जितना भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, तो ये सब किससे चल रहा है? ये सब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कारण ही चल रहा है. Electric power, telecommunication, radio, television and a wide variety of practical instruments in our daily life is based on the practices of the science. मतलब बता रहा है कि जितने भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेज, जो पावर हमारे घर में आता है, ये सब किसकी देन है? तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ही देन है. Although charged particles in motion exert both electric and magnetic forces in the frame of reference where all the charges is at rest and the forces is purely electrical. मीन्स क्या बोल रहा है कि जब चार्ज्ड पार्टिकल, कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और अगर वो मोशन में है मतलब मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फोर्स लगाएगा. और अगर वहीं कोई चार्ज रुका हुआ है मतलब स्टैटिक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा. You know that gravitational force is a long-range force. Its effect is felt even when at the distance between the interacting particle is very long because the force decreasing inversely at the square of the distance between the measuring body. मतलब हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? एक लॉन्ग रेंज फोर्स आता है. मतलब कि एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी हैं तब भी इससे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. We will learn in this chapter that electric force is also a pervasive and in fact stronger than the gravitational force by several order of magnitude. मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसका भी जो डिस्टेंस होता है मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस तक लग सकता है. और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से. देन उसके बाद है कि अ सिंपल अपैरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन द बॉडी इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड होस्ड ऑन अ बॉक्स विथ 2 थिन गोल्ड लीफ अटैच्ड टू इट्स बॉटम एंड. मीन्स क्या बोल रहा है कि एक सिंपल अपैरेटस होता है जिसे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. इसमें क्या होता है कि इसमें एक वर्टिकल मेटल रॉड होता है बॉक्स में, एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स में एक वर्टिकल मेटल रॉड होता है और थीन लिप्स जो होती हैं वो बॉटम एंड पे, मतलब थीन यहाँ पर गोल्ड की लिप्स होगी जो यकी यहाँ पर होगी. व्हेन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल नॉब ऑफ द टॉप ऑफ द, मतलब यहाँ पे एक मेटल नॉब होता है, मेटल का एक नॉब होता है. मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक मेटल का नॉब होता है इसके टॉप पे, और जब किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को इससे टच करते हैं तो टच करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से चार्ज जो है वो फ्लो करके यहाँ पर चले आता है, और चार्ज फ्लो करके यहाँ पर चले आता है और चार्ज जो है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाता है, इन दोनों में डिवाइड होता है और उसके बाद ये दोनों गोल्ड लीफ जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है. और ये जितना इनका डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होगा उसी से हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हुआ है. देखो ये इस तरह से गोल्ड लीफ टाइप का जो स्ट्रक्चर बना हुआ इलेक्ट्रोस्कोप का. A student can make a simple electroscope as following in figure 2.2b. मतलब हम लोग भी घर पे एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह से बना सकते हैं. Take a thin aluminum curtain rod with a small ball hanging on the curtain. Cut the 2 pieces of length of 20 centimeter with the ball at the end and flatten the cut end. Take a large bottle that hold and rod and cork which will in the opening of the bottle. Make a hole in the cork sufficient to hold the cut end simply. Okay, ball and protecting. Fold the small thin aluminum foil in the middle. Flatten the end of the cellulose tape. उसके बाद क्या करना है? 5 centimeter of the ball. This paper scale may be put inside the bottle in advance. इस तरह से मतलब देखो इन पूरे को क्या कैसे बनाया गया. एक एल्युमिनियम का ये जो है वो रॉड लिया गया, उसको भी ऐसे 20 सेंटीमीटर तक का कट कर लेना, ऊपर एक मेटल नॉब लगा देना है एल्युमिनियम का ही, और नीचे वाला जो एंड है ना उसको फ्लैटन करना है, मतलब कि उसको पतला कर देना है हैमरिंग करके, मतलब हथौड़ा मार के उसे पतला कर देना है. और यहाँ पे क्या करना है कि 2 पेपर जो है वो सेलो टेप से चिपका देना है.
और इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो बन जाता है। To understand how the electroscope works, use a white paper strip used to sink the attraction of the charged body. Fold the strip into half and make a mark of fold. Open the strip and form it lightly with the mountain fold up and shown in figure। मतलब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले एक स्ट्रिप ऑफ पेपर ले लो। अगर इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से वर्क करता है उसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक वाइट पेपर का स्ट्रिप लो, उसके बाद उसको क्या करना है कि फोल्ड कर लेना है हाफ में, जैसे कि यहाँ पे फोल्ड किया गया। उसके बाद क्या करना है, उसे आयरन कर देना है। और आयरन करने के बाद क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड, होल्ड द स्ट्रिप पिंचिंग एट द फोल्ड, वी वुड नोटिस दैट द टू हाफ मूव अपार्ट द shows दैट द स्ट्रिप हैज़ एक्वायर्ड चार्ज ऑन आयरनिंग। हाँ, मतलब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो इसको आयरन कर दो अच्छे से। आयरन करने के बाद इस पॉइंट से इसे पकड़ो। इस पॉइंट से पकड़ने के बाद देखोगे कि ये जो दोनों एंड है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा इस तरह से। तो हमें इससे ये पता चला कि पेपर का जब आयरन किया गया तो इन दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से रिपेल्ड होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देन उसके बाद है हेंस दे रिपेल। उसके बाद है हेंस दे रिपेल ईच अदर। द सेम इफेक्ट इज सीन इन द लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब ऊपर जो हमने बॉक्स वाला लीफ इलेक्ट्रोस्कोप देखा था उसमें भी कुछ इसी तरह का फिनोमिनन होता है। ऑन चार्जिंग द कर्टेन रॉड बाय टचिंग द बॉल एंड विद द इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, चार्ज इज ट्रांसफर टू द कर्टेन रॉड एंड अटैच्ड एल्यूमिनियम फॉयल। both the halves of the foil get similar charges and therefore repel each other. The divergence of the leaf depend on the amount of charge. Let us first understand why material body acquire charge. मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर टच करते हैं तो इससे ये इलेक्ट्रीफाइड होता है, मीन्स इस पर कुछ चार्ज होता है। टच करेंगे तो इससे चार्ज जो है वो इस अंदर चला जाता है और यहाँ पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है और इसी तरह से जितना ये डाइवर्ज होगा उसी को मेज़र कर लेंगे और उसके बाद उसी से चार्ज निकाला जाता है कि कितना इस बॉडी पे चार्ज था। देन उसके बाद है You know that all matter is made up of atom or molecule. Although normally the materials are electrically neutral, they do not contain charges, but their charges are exactly balanced. Forces that hold the molecule together, forces that hold atom together in a solid, and the adhesive forces or glue, ये सब जितने भी फोर्सेस हैं आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर अराइजिंग फ्रॉम द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। मीन्स इस पूरे में क्या कह रहा है कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, या तो वो एटम से बने होते हैं या फिर वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी मटेरियल्स हम देखते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मतलब कोई भी चार्ज उस पर नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस पर कोई चार्ज ही नहीं, उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं, उसके अंदर चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है, पर ये दोनों बैलेंस होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर 2 है तो नेगेटिव चार्ज भी 2 है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो कि उसको होल्ड करते हैं। मतलब 2 मॉलिक्यूल या फिर 2 एटम हैं, उनके बीच बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो कि एक दूसरे को होल्ड किए रहते हैं, मतलब एक दूसरे को पास रखे रहते हैं। और ये जितने भी फोर्सेस होते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रिकल होते हैं। Thus, the electrical force is all pervasive and encloses most of every field associated with our life. मतलब बहुत सारे फोर्स जो होते हैं वो हमारे लाइफ से भी एसोसिएटेड है, जैसे कि फ़ैन ये सब का चलना, ये सब इलेक्ट्रिक फोर्स पे डिपेंड करता है, तो ये सब हमारे लाइफ से रिलेटेड है। देन है to electrify neutral body we need to add or remove one kind of charges when they मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, 0 इस पर चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, मतलब इस पर चार्ज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें या तो पॉजिटिव को निकाल दो या फिर नेगेटिव को निकाल दो, तो उससे वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा।
देन उसके बाद कह रहा है कि व्हेन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज वी ऑलवेज रिफर टू एक्सेस चार्ज और डिफिसिट ऑफ चार्ज। मीन्स यहाँ पे क्या कहने की बात कर रहा है कि मान लो कि अगर ये पूरा दो बॉडी था, सॉरी, मान लो कि अगर कोई एक बॉडी है, इस पे चार्ज है प्लस, तो प्लस चार्ज कैसे आया? मान लो कि यहाँ पे 20 पॉजिटिव चार्ज होगा और 20 नेगेटिव चार्ज होगा, तो 20 पॉजिटिव चार्ज 20 नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो एक नेगेटिव चार्ज को निकाल देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? -19 हो जाएगा। तो अब एक चार्ज को जो निकाला गया, तो अब क्या हुआ? एक चार्ज को निकल गया तो इसमें क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। पॉजिटिव चार्ज 20 और नेगेटिव चार्ज जो है वो 19 ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखो 19 नेगेटिव जो है वो 19 पॉजिटिव को तो कैंसिल कर देगा, पर एक जो पॉजिटिव है वो बच जाएगा, जो कि उस सब्सटेंस पे उसके ऊपर आ जाएगा वो चार्ज। इन सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिंग लाइटली टाइट, अच्छा मीन्स क्या बोल रहा है? इन सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिंग लेस टाइटली बॉन्ड इन द एटम आर दी चार्जेस दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब एक बॉडी से अनदर बॉडी में कौन सा चार्ज आता है, तो वही वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है जो कि लेस बॉन्ड, मतलब जो कि बहुत कमजोरी से वो बंधा हुआ है, मीन्स लेस बॉन्डेड है, मतलब वो अच्छे से बंधा नहीं है उस एटम से या फिर उस मॉलिक्यूल से नहीं बंधा हुआ, इस वजह से वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा। अ बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से एक बॉडी जो है वो उसको पॉजिटिवली चार्ज किया जा सकता है। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को उससे निकाल दिया जाए। सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अगर वहीं कोई बॉडी उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन कर, मतलब इलेक्ट्रॉन और डाल दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देन उसके बाद है कि when we rub a glass rod with silk, some of the electron of the rod are transferred to the silk cloth, thus the rod get positively charged and the silk get negatively charged। मतलब जो हमने ग्लास रॉड और सिल्क का जो एग्जांपल देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ट्रांसफ़र हो रहा था। इसी वजह से जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज और ये जो सिल्क था वो नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा था। नो न्यू चार्ज इज़ क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। मतलब जब हम लोग रबिंग करते हैं किसी चीज़ का, तो नया चार्ज इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है कहीं से। मान लो कि इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा नहीं है कि नया चार्ज इसमें प्रोड्यूस हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन था वो इसमें चला गया, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। Also, the number of electron that are transferred is a very small fraction of the total number of electron in the material body। मतलब बोल रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि अगर 1,00,000 अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन जा पाता है। ऑल्सो ओनली द लेस टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब ये भी बता रहा है कि जो लेस टाइटली बॉन्डेड होगा वही बस जाएगा। ये मतलब जो कि कम फोर्स से बंधा हुआ है वही बस यहाँ से यहाँ तक जा पाएगा। Therefore, when a body is rubbed with another, the bodies get charged and that is why we stick to a certain pair of material. Notice the charging of the। इसी वजह से बताया गया कि अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब्ड किया जाए तो क्यों जो बॉडी होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं। तो ये था पूरा हमारा टॉपिक 1.2, दैट इज़ हमारे टॉपिक 1.2 था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सब टॉपिक 1.3 करेंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। थैंक यू।